नमस्कार दोस्तों। आज हम सिलेक्टेड जो पॉलिटिकल सिस्टम जो पढ़ रहे थे, हम प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं पढ़ रहे थे और प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं में हम ब्रिटेन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। और ब्रिटेन की जो भूमिका है या ब्रिटेन के बारे में जो विशेष या जो मुख्य जानकारी है मैंने आपको बता दी थी। आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आगे वाला टॉपिक पढ़ने से पहले, इससे पहले जो हमने ब्रिटेन के बारे में जो टॉपिक पढ़ा था या जो मैंने बताया था उसके बारे में, उसको एक बार आप देख लेना, जिससे ताकि हम आगे पढ़ें तो ठीक प्रकार से वो बातें समझ में आ सके। सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम में जो हम ब्रिटेन पढ़ रहे हैं, उस ब्रिटेन की मुख्य बातें मैंने आपको बता दी थी। और आज हम ब्रिटेन के बारे में, जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन का जो संविधान है, उस ब्रिटेन के संविधान की जो विशेषताएं हैं, उस ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में विशेष क्या है। क्योंकि जब मैं आपको ब्रिटेन के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने उस समय आपको कुछ एक मुख्य बातें मैंने बताई थी। आज उसकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार का देश है। उन समस्त प्रकार की जानकारी हम आज पढ़ेंगे। प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं में हम टॉपिक पढ़ रहे थे ब्रिटेन, और आज पढ़ेंगे हम ब्रिटिश या ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं, कि ब्रिटेन के संविधान में विशेष क्या क्या चीजें, उन विशेष चीजों को हम पढ़ेंगे। अगर हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन के संविधान के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन का संविधान सबसे प्राचीन संविधान है। ब्रिटेन का संविधान क्या है? प्राचीन संविधान है। प्राचीन संविधान का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले जहां संविधान बना, वो संविधान कहाँ बना? ब्रिटेन में बना। और इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को संविधानों का जनक भी कहा जाता है। यानी जितने भी संविधान बने, वो संविधान किसकी तर्ज के ऊपर या किसके आधार के ऊपर बने? जो ब्रिटेन का जो संविधान है, उस संविधान की तर्ज के ऊपर बने। इसीलिए सबसे पुराना संविधान होने के कारण ब्रिटेन के इस संविधान को क्या कहा जाता है? संविधानों का जनक माना जाता है। ब्रिटेन के संविधान को क्या माना जाता है? संविधान का जनक माना जाता है। और संविधानों का जनक क्यों माना जाता है? कि पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन संविधान कहाँ का माना गया है? सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन का माना गया है। फिर हम बात करें विशेषताओं में, तो दूसरी विशेषता है अलिखित संविधान। यानी कि ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लिखित संविधानों की श्रेणी में नहीं है। लिखित संविधान की कंडीशन होती है, लिखित संविधान की कंडीशन ये होती है कि किसी देश को चलाने के लिए वहां के कुछ लोग अपने संविधान या अपने देश के कुछ कानून, कुछ व्यवस्थाएं लिखते हैं, उसको बोलते हैं लिखित संविधान। जैसे भारत का संविधान लिखने के लिए संविधान सभा बैठी और उसने क्या बनाया? भारत का संविधान बनाया। लेकिन ब्रिटेन का संविधान ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में कभी कोई संविधान सभा संविधान लिखने के लिए नहीं बैठी। इसलिए ब्रिटेन का संविधान कौन सा संविधान कहलाता है? अलिखित संविधान कहलाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई रूल बुक नहीं है, रूल बुक है, लेकिन अलिखित संविधान का मतलब होता है कभी भी वहां के लोग अपने देश का संविधान बनाने के लिए नहीं बैठे। फिर तीसरी विशेषता है विकसित संविधान। विकसित संविधान का मतलब है
कि ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है। यानी ब्रिटेन का जो संविधान है वो विगत, आप यूं कह सकते हो, विगत 1300 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। 1300 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि वहां का संविधान अलिखित है, वहां कभी संविधान लिखने के लिए संविधान सभा नहीं बैठी, तो फिर ब्रिटेन का संविधान बना कैसे? तो ब्रिटेन का संविधान क्या है? ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है, वो लगभग 1300 वर्षों के संघर्ष का क्या है? परिणाम है। लंबे समय से वहां कल के क्लास में मैंने आपको समझाया था, मैंने बताया था कि वहां की जो रूढ़िवादिताएं हैं, वहां की जो परंपराएं हैं, वहां की जो मान्यताएं हैं, वहां के जो रीति रिवाज हैं, वो लंबे समय से चल रहे हैं और वो सभी चीजें वहां की राज व्यवस्था में सकारात्मक सिद्ध हुई है या सही सिद्ध हुई है। तो उन चीजों को उन्होंने किसका हिस्सा बना दिया है? कानून का हिस्सा या संविधान का हिस्सा उन लोगों ने उनको बना दिया है। इसीलिए वो जो संविधान है अलिखित होने के साथ साथ विकसित संविधान भी है, क्योंकि वो संविधान एक साथ नहीं बना, लंबे समय के विकास का क्या है? वो परिणाम है। फिर चौथी विशेषता है एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान का मतलब है कि पूरा देश एक ही जगह से कंट्रोल होता है, एक ही जगह से चलता है। ब्रिटेन की तरह ना तो पूर्ण संघात्मक है, भारत की तरह ना अर्ध संघात्मक के जैसा है। यानी कि वहां राज्यों की अलग से व्यवस्थाएं नहीं है, पूरा देश राजा के हाथों में या प्रधानमंत्री के हाथों में ही क्या होता है? नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है। जैसे भारत में अलग अलग राज्यों की व्यवस्थाएं हैं, मुख्यमंत्री की व्यवस्था है, या फिर ब्रिटेन की तरह पूर्ण संघात्मक जो व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग राज्यों की जो व्यवस्थाएं हैं पूर्ण रूप से उनके हाथों में है और एक पूरी जो यूएसए की उनकी सरकार चलती है उस प्रकार से नहीं है। ये एकात्मक संविधान है, पूर्ण रूप से एक ही जगह से पूरा देश क्या होता है? नियंत्रित होता है और पूरे देश के लिए एक प्रकार की एक जैसी ही क्या चलती है? व्यवस्थाएं चलती है। एकात्मक संविधान का मतलब होता है एक ही हाथों में क्या होता है? नियंत्रित होता है। अगर आप राजतंत्र की बात कहें तो चाहे राजा के हाथों में मान लो, और अगर व्यवहारिक रूप से अगर हम बात करें तो चाहे हम प्रधानमंत्री के हाथों में मान लो। एकात्मक संविधान का मतलब होता है जहां से एक ही जगह देश क्या हो रहा हो? चल रहा हो या नियंत्रित हो रहा हो, या सबके लिए एक जैसे कानून या व्यवस्थाएं हो। फिर विशेषता, पांचवी विशेषता है लचीला संविधान। लचीला संविधान, लचीला भी कह सकते हो या फिर आप परिवर्तनशील संविधान भी कह सकते हैं। परिवर्तनशील संविधान। परिवर्तनशील या लचीले संविधान का मतलब होता है एक ऐसा संविधान जिसमें चाहे तो क्या किया जा सकता है? बदलाव किया जा सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है। और अगर मैं सीधे शब्दों में आपसे कहूं तो एक ऐसा संविधान या एक ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या किया जा सकता है? बदलाव किया जा सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है। ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की जो संसद है, जो राजा और जो कॉमन सभा है यानी कि जिसको लोकसभा कहते हैं, और एक जो लॉर्ड सभा है, हाउस ऑफ द कॉमन है, हाउस ऑफ द जो लॉर्ड है, वो जो संसद है वो संसद चाहे तो उसमें क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। ऐसा नहीं कि वहां राजतंत्रात्मक स्थिति है, राजा जैसा चाहेगा वही कानून होंगे, ऐसा नहीं है। उसमें क्या किया जा सकता है? बदलाव किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। प्राचीन संविधान हो गया, अलिखित संविधान हो गया, विकसित संविधान हो गया, एकात्मक संविधान हो गया, लचीला संविधान हो गया। फिर पांचवी विशेषता आप कह सकते हैं विधि का शासन। विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब है कि वो देश विधि के अनुसार चलेगा, कानून के अनुसार चलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा। देश राजा की मर्जी के अनुसार नहीं चलेगा या मनमानी के अनुसार नहीं चलेगा। विधि का मतलब होता है वहां का संविधान, वहां की कानून, वहां की व्यवस्थाएं। और देश किसके अनुसार चलेगा? देश विधि के अनुसार चलेगा, किसकी मनमानी वहां नहीं चलेगी, क्योंकि विधि क्या होती है? सर्वश्रेष्ठ होती है, और विधि के अनुसार ही क्या चलेगा? देश चलेगा। फिर नेक्स्ट जो विशेषता है वो नेक्स्ट विशेषता यह है कि संसद की सर्वोच्चता।
संसद की सर्वोच्चता, यानी कि जैसे हमने विधि का शासन पढ़ा कि शासन किसके अनुसार चलेगा, विधि के अनुसार चलेगा, और विधि किसके हाथों में है, विधि संसद के हाथों में है। विधि किसके हाथों में है, विधि संसद के हाथों में है। यानी कि वहां सर्वोच्च कौन है, वहां सर्वोच्च संसद है। संसद ही कानून बनाएगी, संसद ही व्यवस्थाएं बनाएगी, संसद ही उनमें बदलाव करेगी। अगर आप संसद को समझना चाहो तो आप यूं कह सकते हैं राजा, वहां की कॉमन सभा या हाउस ऑफ द कॉमन कह दो, या आप कह सकते हो लार्ड सभा। जिस प्रकार हमारे लोकसभा का मुखिया होता है, उसी प्रकार कॉमन सभा का मुखिया भी वहां कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये जो संसद है, ये संसद ही क्या है, सर्वोच्च है। कोई भी बिल, कोई भी विधेयक कॉमन सभा में जाएगा, फिर लार्ड सभा में जाएगा, और फिर अंतिम रूप से किसके हस्ताक्षर होंगे, हमारे राष्ट्रपति की तरह वहां किसके हस्ताक्षर होंगे, राजा के हस्ताक्षर होंगे। यानी कि वहां कानून व्यवस्थाएं कौन बनाएगी, वहां की संसद बनाएगी, वहां की पार्लियामेंट बनाएगी। और वो संसद है, वो संसद ही सर्वोच्च है। किसी भी एक व्यक्ति की, राजा की या मनमानी के अनुसार वहां कानून नहीं बनेगा या कानून नहीं चलेगा। फिर है सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। पहले क्लास अगर आपने ली है तो आप इस बिंदु को समझ जाएंगे कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर कैसे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रिटेन में किसका पद है, ब्रिटेन में राजा का पद है। तो सिद्धांत के अनुसार, कानून के अनुसार देश का मुखिया कौन है, राजा है। और व्यवहार में देश को कौन चला रहा है, व्यवहार में देश को वहां प्रधानमंत्री चला रहा है। आप यूं कह सकते हैं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, संवैधानिक राजतंत्र है। राजा का पद जो है वहां के संविधान का हिस्सा है। राजा का पद किसका हिस्सा है, वहां के संविधान का हिस्सा है। इसलिए सिद्धांत में देश को कौन चलाता है, सिद्धांत में देश को राजा चलाता है। और व्यवहार में देश को कौन चलाता है, व्यवहार में देश को वहां का प्रधानमंत्री चलाता है, जो एक जनप्रतिनिधि होता है, जनता का चुना हुआ व्यक्ति होता है या जनता का चुना हुआ नेता होता है। और राजा का वहां निर्वाचन नहीं होता है, राजा का वहां चुनाव नहीं होता है। राजा तो वंशानुगत होता है, राजा का बेटा ही वहां क्या बनता है, राजा बनता है। राजा वहां नाम के लिए है, राजा का जो पद है वो एक प्रतीक के रूप में है। उस देश की जो गौरवमय जो प्रणाली है, उस गौरव का वो क्या है, केवल प्रतीक है। फिर है धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता का आधार विवादित। धर्म निरपेक्षता का आधार विवादित। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। वहां के संविधान के अनुसार वहां का देश क्या है, धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष का सीधा सीधा अर्थ होता है कि उस देश में कोई एक राज धर्म नहीं होगा, किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा, सभी धर्म बराबर होंगे, सभी धर्मों को कानूनी रूप से समान मान्यता दी जाएगी, और सभी व्यक्ति अपने अपने धर्मों को अपने अपने ढंग से मान सकते हैं। यानी कि वहां के संविधान में सभी धर्मों को क्या समझा गया है, समान समझा गया है। धर्म के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बिंदु क्या कह रहा है, बिंदु ये कह रहा है कि धर्म निरपेक्षता का जो आधार है वो विवादित है या संदिग्ध है। ऐसा क्यों कहा गया, इसके पीछे कारण देखिए। संविधान के अनुसार वो देश धर्म निरपेक्ष है, और धर्म निरपेक्ष का आधार का मतलब होता है कि किसी एक राज धर्म को महत्व नहीं देना या किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करना। लेकिन वहां के राजा की स्थिति को देखते हैं, वहां के राजा के पद को देखते हैं, या जो राजा बना है अब तक उस स्थिति को देखते हैं, तो उसमें ये पाया गया है कि जो भी व्यक्ति राजा या रानी अब तक वहां बना है वो ईसाई धर्म का बना है। तो वहां के लोग इस बात से थोड़े से एक असंतुष्ट हैं कि संविधान में जब धर्म निरपेक्षता की बात कही गई है
तो क्यों किसी एक ही धर्म के व्यक्ति को जो है राजा के पद के लिए चुना जाता है, या यूं कह सकते हैं कि एक ही परिवार के व्यक्ति क्या बनते हैं, राजा या रानी बनते हैं, या जो वंशानुगत उनका जो आधार है उसी के कारण जो है ईसाई धर्म को ही क्या मिली है, प्राथमिकता मिली है। तो ये संदिग्ध है थोड़ी सी विशेषता, और विशेषता संदिग्ध इसलिए है कि जो संसद है उस संसद का आधार मान लो या संविधान का आधार मान लो वो धर्म निरपेक्षता है, और धर्म निरपेक्षता का आधार होने के बाद में भी वहां का जो राजा है वो रानी है वो कौन से धर्म का है, ईसाई धर्म का है। नेक्स्ट विशेषता है मिश्रित शासन प्रणाली। मिश्रित शासन प्रणाली। मिश्रित शासन प्रणाली का मतलब क्या हुआ? मिश्रित शासन प्रणाली का मतलब है कि वहां का जो संविधान है वो एक कॉम्बो है, एक कॉम्बिनेशन है। किस किस का वो कॉम्बिनेशन है? वो कॉम्बिनेशन है राजतंत्र और लोकतंत्र का कॉम्बिनेशन है। कल जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था ऐसी है, जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं, और जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती है। यानी कि वो देश कैसा दिखाई देता है? वो देश राजतंत्र दिखाई देता है, क्योंकि वहां राजा का पद है, लेकिन व्यवहार में देश को कौन चलाता है? प्रधानमंत्री चलाता है, जो किसका प्रतीक है? जो लोकतंत्र का प्रतीक है, जनता का वो प्रतिनिधि है। इसलिए वहां की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है? वहां की शासन प्रणाली मिश्रित है। किस किस के मिश्रित है? उसमें किस किस का मिश्रण है? उसमें राजतंत्र और लोकतंत्र का क्या है? मिश्रण है। नाम के लिए तो वहां देश को राजा चलाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति किसके हाथों में है? जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री के हाथों में है। और प्रधानमंत्री किसका स्वरूप है? प्रधानमंत्री लोकतंत्र का स्वरूप है। इसीलिए ब्रिटेन की व्यवस्था को कैसी व्यवस्था मानी गई है? ब्रिटेन की व्यवस्था को एक मिश्रित प्रणाली मानी गई है। यानी कि ये कह सकते हैं कि वहां लोकतंत्र और राजतंत्र का मिश्रण देखने को मिलता है। वहां के राजतंत्र को लोकतंत्र के हाथों में बेच दिया गया है, और राजतंत्र केवल किसके रूप में बच गया है? राजतंत्र केवल वहां के गौरव के रूप में या वहां के प्रतीक के रूप में बच गया है। कल भी मैंने क्लास में बताया था कि किसी भी कारण, किसी भी त्रुटि का जिम्मेदार वहां का राजा नहीं होता है। वहां का राजा राज करता है, और प्रधानमंत्री ब्रिटेन में क्या करता है? शासन करता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो प्राचीन संविधान है, इसलिए वहां के संविधान को क्या कहा गया है? संविधानों का जनक कहा गया है। अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान का मतलब यह है कि वो संविधान सभा कभी उस संविधान को लिखने के लिए नहीं बैठी, कभी संविधान को लिखने के लिए चर्चा नहीं की गई। लंबे समय के विकास का परिणाम वहां का संविधान है। लंबे समय से वहां की जो मान्यताएं, रूढ़िवादिताएं, परंपराएं, जिस कारण वो देश प्राचीन समय से चल रहा था, उसी को उन्होंने क्या बना लिया? कानून बना लिया, या अपना संविधान बना लिया, संविधान का आधार बना लिया। पूरा देश एक ही जगह से कंट्रोल होता है, एक ही हाथों में नियंत्रित होता है, इसलिए वो एकात्मक संविधान है। वहां के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, परिवर्तन संविधान में किया जा सकता है, इसलिए वो एक लचीला संविधान भी है। शासन वहां कानून के अनुसार चलता है, किसी राजा की मर्जी के अनुसार नहीं चलता है, इसलिए वो विधि का शासन भी है। वहां कानून बनाने की पूरी ताकत संसद को दी गई है, इसलिए संसद ही सर्वोच्च है, संसद की सर्वोच्चता बताई गई है। और सिद्धांत और व्यवहार में अंतर बताया गया है। सिद्धांतों के अनुसार, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार वहां का मुखिया राजा है, लेकिन अगर व्यवहार की दृष्टि को देखते हैं तो वो देश किसके हाथों में है? प्रधानमंत्री के हाथों में है। फिर हम बात करें धर्मनिरपेक्षता की, तो धर्मनिरपेक्षता को थोड़ी सी विवादित बताई गई है, और धर्मनिरपेक्षता को विवादित बताने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जो धर्मनिरपेक्षता है उस धर्मनिरपेक्षता के अनुसार वहां के राजा की स्थिति अब तक नहीं रही है। जो भी वहां अब तक राजा बना है वो ईसाई धर्म का बना है, और ईसाई धर्म का बनने के वजह से वहां के लोगों में थोड़ा सा आक्रोश है, और ये कहते हैं कि संविधान का पालन ठीक से नहीं हो रहा है, कि संविधान ये कहता है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, और राजा का चुनाव या राजा जो वंशानुगत है वो किसके अनुसार नहीं है? धर्म निरपेक्षता के अनुसार नहीं है।
मेरे हिसाब से बात ठीक ठीक समझ में आई होगी, और आगे की क्लासों में मैं और भी कोशिश करूंगा कि मैं ठीक ढंग से आपको बता पाऊँ, ठीक ढंग से आपको समझा पाऊँ। पहले हमारी जो क्लास हुई थी उसमें मैंने थोड़ी मौखिक रूप से ब्रिटेन के संविधान के बारे में बताने का प्रयास किया था, थोड़ा थोड़ा जिससे आइडिया हो जाए, और आगे की हम क्लासें लें तो उन क्लासों की वजह से आप ठीक ढंग से उन क्लासों को आप समझ पाए। उसमें मौखिक जानकारी मैंने बताई थी। आज की क्लास में मैंने ब्रिटेन का जो संविधान है, उस ब्रिटेन के संविधान में विशेष क्या है, उन विशेषताओं के बारे में मैंने आज बताया है। और आगे जो हमारी क्लासें होगी अब और हम उन वहाँ राजा की जो सम्राट की स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे, उस प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे, वहाँ की जो संसद है और वहाँ की संसद के जो दोनों सदन है, हाउस ऑफ द कॉमन, हाउस ऑफ द लॉर्ड या कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रिटेन की तमाम जो बिंदु है या तमाम टॉपिक है, उन सभी टॉपिकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।